Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब देखो सेंट्रल बैंक मीटिंग, हमारा सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई। बैंक ऑफ अमेरिका का फेडरल बैंक, बैंक ऑफ जापान का बैंक ऑफ जापान, चाइना का बैंक ऑफ चाइना, इस तरह से सेंट्रल बैंक का काम क्या होता है? पैसा छाप। देखो सेंट्रल बैंक का काम होता है मनी सप्लाई को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना। मनी सप्लाई क्या होती है? देश में जितना भी पैसा सर्कुलेट है उसको कंट्रोल करना। और ऐसा सेंट्रल बैंक क्यों करता है? ऐसा सेंट्रल बैंक इसलिए करता है ताकि देश में महंगाई कंट्रोल में रहे। अब आप सोचोगे सर मनी सप्लाई से महंगाई का क्या संबंध है? डायरेक्ट संबंध है। कैसे? मान के चलो हमारे देश में अगर पैसे बहुत ज्यादा हो गए और उसकी कंपैरिजन में वस्तुएं कम हो गई तो चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो जाएंगी। खरीदार क्योंकि खरीदेगा पर बेचने के लिए वस्तुएं कम पड़ जाएंगी तो महंगाई होगी नहीं होगी? इसीलिए सेंट्रल बैंक क्या करता है? महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मनी सप्लाई को रेगुलेट करता है। अब आपने देखा होगा सेंट्रल बैंक को इस चीज के लिए टूल्स मिले हुए हैं, जैसे बैंक रेट, सीआरआर, रेपो रेट। ये सब क्या है? ये सब टूल्स हैं किसके? सेंट्रल बैंक के। और इनका यूज करके सेंट्रल बैंक क्या करता है? मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। और मनी सप्लाई को कंट्रोल करने से क्या होता है? देश में महंगाई कंट्रोल में रहती है। अब अगर महंगाई डी कंट्रोल हो जाए यानी कंट्रोल से बाहर हो जाए, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तो वो इकोनॉमी जिम्बाब्वे जैसी, वेनेजुला जैसी कंट्रीज बन जाती हैं जो इकोनॉमिक फेलियर का सामना करती हैं। आप समझ पा रहे हैं? तो सेंट्रल बैंक की भूमिका कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझ पा रहे हैं? इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेंट्रल बैंक को दो चीजें करनी है। सबसे पहले सेंट्रल बैंक को मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करनी है और ये मॉनेटरी पॉलिसी में सेंट्रल बैंक दो चीजों पर फोकस करता है। सबसे पहला कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए यानी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना और देश में ग्रोथ का स्तर बढ़ाए रखना। ठीक है? अब ये दोनों काम किसके हैं? सेंट्रल बैंक। आप बोलोगे सर सेंट्रल बैंक ये काम कर रही है तो फिर हमारे देश की सरकारें क्या कर रही हैं? देखो सरकार पॉलिसी बनाती है, उस पॉलिसी के इंपैक्ट को मेजर करना अलग अलग डिपार्टमेंट का काम है। और देश में पैसे की व्यवस्था करना, उसको सुचारू ढंग से चलाए रखना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखना, ग्रोथ को बढ़ाना, सारा का सारा काम आरबीआई का होता है, सेंट्रल बैंक का होता है। तो ये जो सेंट्रल बैंक है ये मॉनेटरी पॉलिसी में इन दोनों के लिए व्यवस्थाएं करता है। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना। NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं अपने टूल्स में चेंज लाकर। और टूल्स क्या है? जैसे मैंने आप बताया बैंक रेट, ठीक है, रेपो रेट, इस तरह से। अब ये सोचो कि महंगाई को हम कैसे पढ़ते हैं? तो सीपीआई और डब्ल्यूपीआई ये महंगाई के इंडिकेटर होते हैं। ठीक है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स। दूसरा ग्रोथ का इंडिकेटर होता है जीडीपी। ठीक है? अब जब भी इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो आरबीआई क्या करेगा? इंटरेस्ट रेट। देखो अब आरबीआई का काम है मॉनेटरी पॉलिसी, और मॉनेटरी पॉलिसी में दो ही चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ग्रोथ और महंगाई। अब ये जो इंटरेस्ट रेट है इसी से सारा का सारा खेल होता है। अब आप सोचेंगे कि इंटरेस्ट रेट से कैसे खेल होता है, वो समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। देखो दुनिया में कोई भी बिजनेस करने के लिए आपको किसकी जरूरत होगी? पैसे की जरूरत होगी। अब वो पैसा आपको कहां से मिलेगा? बैंक से मिलेगा। अब पैसा जिस दर पे मिलता है उसे हम कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट या इंटरेस्ट रेट। अब वो जो इंटरेस्ट रेट है यही तय करेगा कि आप बैंक लोन लेंगे भी या नहीं लेंगे। अब ये सोचिए कि अगर बैंक आपको महंगे दर से लोन देता है तो क्या आप लोन लेना पसंद करेंगे? नहीं। पर अगर सस्ती दर से लोन देता है तो क्या पसंद करेंगे? हाँ। जवाब है हाँ। तो जब बैंक रेट सस्ता होता है, लोन सस्ता होता है, तो अधिकतर कंपनियां लोन लेती हैं। लोन लेकर अपने बिजनेस को एक्सपैंड करती हैं। एक्सपैंड करने से प्रोडक्शन ज्यादा होता है, नौकरियां ज्यादा होती हैं और एक्सपोर्ट्स भी बढ़ते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें किस बात पे डिपेंड करती हैं? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा ये किस बात पे निर्भर करता है? ये इस बात पे निर्भर करता है कि इन्फ्लेशन भी कम हो। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम किया ही नहीं जा सकता। अब इसका विपरीत समझिए, अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो लोग कम लोन लेंगे, कम प्रोडक्शन होगा, कम जॉब्स क्रिएट होंगी, कम एक्सपोर्ट होगा और कम ही हमारा रुपया मजबूत होगा। तो कहने का मतलब ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर लो है तो वो देश की स्टॉक मार्केट के लिए कैसे अच्छा है? तो इसका डायरेक्ट रिलेशन समझाता हूं। तो आप ये समझिए कि जो लोन लेने वाली कंपनीज हैं ये कौन है? ये वही तो कंपनी है जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, क्योंकि हमारे देश का 80% जो जीडीपी है वो इन लिस्टेड कंपनियों से ही तो आता है। तो ये जो लिस्टेड कंपनियां हैं अगर सस्ता लोन लेंगी तो इनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, इनके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, जिसकी वजह से हमारा जीडीपी बढ़ेगा। और जीडीपी बढ़ने से हमारे स्टॉक मार्केट को क्या फायदा होता है? बाहर से निवेश आता है और हमारा स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये किसके ऊपर निर्भर करती हैं? ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। इंटरेस्ट रेट के ऊपर, और इंटरेस्ट रेट आरबीआई डिसाइड करता है। तो इंटरेस्ट रेट जब, यानी हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है ये बहुत मेजर इवेंट का काम करती है मार्केट के लिए, ठीक है। तो यहां पर एक थंब रूल जो अभी तक हमने समझा कि जब भी इंटरेस्ट रेट कम होगा तो ये मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा, और जब भी इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो ये मार्केट के लिए नेगेटिव होगा। ये हमेशा ध्यान रखना, ये कंक्लूजन है इस चीज का। तो आरबीआई जो मीटिंग होती है वो क्वार्टरली होने वाली मीटिंग होती है, हर क्वार्टर में ही मीटिंग होती है, ठीक है। तो वो ध्यान रखना है इस पर। इलेक्शन में क्या होता है, आप सभी लोग वोट डालते हैं और उस वोट के आधार पर किसी, जो हमारा देश है उसमें एक पॉलिटिकल पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता है और उसी बहुमत के हिसाब से देश की सरकार बनाई जाती है। और वो अगले 5 साल तक चलेगी या नहीं चलेगी ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में जो पॉलिटिकल पार्टी जीत कर आई है उसको कितनी सीट मिली, ठीक है। तो हमारे संविधान के हिसाब से भारत में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो अपना मेजॉरिटी साबित करेगी उसको कितनी सीट की जरूरत पड़ेगी? 272। इतनी सीट के साथ कोई भी जो पार्टी होती है वो बहुमत साबित करती है और बहुमत साबित करने के लिए सरकार बनाती है। पर हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी इतनी बड़ी जीत हासिल कर ले। तो कई बार क्या होता है
कई बार दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों का समर्थन जरूरी होता है, पर हमने देखा कि हमारे देश में लास्ट में जो पिछले 3 इलेक्शन हुए उनमें से 2 इलेक्शन में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है। 2014 में 281 281 सीट और 2019 में 303 सीट 303, ठीक है, 303 सीट। अब ये दोनों ही 272 यानी 272 से ऊपर हैं। तो इसका मतलब क्या था, इस बारी जो हमारी सरकार बनी है 2024 में, वो कैसी सरकार बनी? गठबंधन की सरकार। क्यों? क्योंकि इस बार बीजेपी को 272 अपने दम पर नहीं मिला। अब सिचुएशन ये है कि क्या 272 का आंकड़ा इतना जरूरी हो जाता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि अगर ये नहीं आया तो सरकार कमजोर बनी जाएगी? हाँ। तो इसका जवाब है हाँ। और ऐसा क्यों है उसे समझते हैं। देखो, हमारा एक पड़ोसी देश है, मैं नाम नहीं लूंगा। आप जानते हैं कि उस पड़ोसी देश में सरकार 5 साल भी नहीं चलती है। क्यों नहीं चलती है? इसलिए नहीं चलती है क्योंकि वहां पर जो मेजॉरिटी चाहिए सीटों की, वो किसी भी पूरी पॉलिटिकल पार्टी को पूरी तरह से नहीं मिलती है। और वहां पे आर्मी का भी ज्यादा रोल है, इस वजह से भी उनकी जो सरकार है 5 साल नहीं निकाल पाती है। क्या उनकी कंट्री में डेवलपमेंट है? जवाब है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी सरकार 5 साल तक काम ही नहीं कर पाती है। तो आप ये देखो कि किसी भी सरकार को काम करने के लिए अगर पूरा कार्यकाल मिलेगा ही नहीं तो वो अपनी पॉलिसीज को किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे? कर ही नहीं पाएंगे। और इसीलिए देश का डेवलपमेंट इस बात पे डिपेंड करता है कि देश की पॉलिटिकल पार्टी कितना स्टेबिलिटी के साथ काम करती है। अब यहाँ 2 सिचुएशन हम समझते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो 272 सीट के साथ पूरी मेजॉरिटी के साथ आती है। तो यहाँ पर कोई भी अपना समर्थन अगर वापस ले भी ले तब भी ये सरकार गिरेगी नहीं और अगले 5 साल तक चलेगी फॉर श्योर। तो 5 साल तक अपने दम पर चलने वाली सरकार अपने डिसीजन खुद अपने बेसिस पर ले पाती है, जिससे कि करप्शन कम होता है और डेवलपमेंट ज्यादा होता है। तो अगर सरकार अपने डिसीजन पूरी तरह से ले पाएगी जिससे करप्शन कम और डेवलपमेंट ज्यादा हो, तो स्टॉक मार्केट क्या चाहता है? डेवलपमेंट। और अगर डेवलपमेंट होगा तो स्टॉक मार्केट भी ऊपर आएगा। करप्शन कम होगा तो FII ज्यादा पैसा लेकर आएंगे आपकी कंट्री में, और जब ज्यादा पैसा लेकर आएंगे तो क्या होगा? मार्केट ऊपर जाएगा। तो पूरा का पूरा इस बात पे मार्केट नजर गड़ाए रखता है कि सरकार किसकी बनेगी और कितने सीटों के साथ बनेगी। तो जब भी 272 का आंकड़ा कोई भी गवर्नमेंट हासिल कर लेती है तो ये मार्केट के लिए बहुत बड़ी इवेंट बन जाती है और मार्केट इससे खुश होता है। और मार्केट फिर क्या करेगा? खुश होकर ऊपर जाएगा। और दूसरी तरफ अगर कोई भी सरकार पूरी मेजॉरिटी के साथ नहीं आती है तो क्या होगा? मार्केट नीचे आ जाएगा, क्योंकि वो सरकार कोलिशन गवर्नमेंट से बनेगी जहां पर दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज समर्थन देंगी और ये समर्थन के बदले में उनसे मिनिस्ट्री की डिमांड करेंगी और मिनिस्ट्री की डिमांड करने के बाद देश में करप्शन की संभावना भी बढ़ जाएगी। और करप्शन की संभावना बढ़ते ही जो FII फ्लो है वो घट जाएगा, कम होगा, और मार्केट में जो पॉलिटिकल रिस्क है यानी सरकार के गिरने का, वो भी मार्केट में बना रहेगा। तो इसी के चलते जब भी इलेक्शन का रिजल्ट पूरी मेजॉरिटी के साथ आता है तो मार्केट उसे सेलिब्रेट करता है। ऐसा हमने देखा 2014 में भी। 2014 में पूरी मेजॉरिटी के साथ जहां पर इलेक्शन का रिजल्ट आया वहां पे आपने देखा एक बड़ी तेजी बनी, और जहां पर सरकार पूरी मेजॉरिटी साबित नहीं कर पाई तो वहां पर मार्केट 5% नीचे चली गई, ये आपने देखा। तो सोचिए कि ये जो इलेक्शन का रिजल्ट है ये एक बड़ा मौका होता है ट्रेडर्स के लिए, जब वो अपनी पोजीशंस बना पाए और एक बड़ा मुनाफा कमा पाए। तो ये जो इवेंट होती है ये एक ऐसी इवेंट है जहां पर बड़ा पैसा कमाया और गवाया दोनों जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको इलेक्शन के रिजल्ट को कैसे समझना है वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। अब यहाँ पर 2 चीजें समझो कि इलेक्शन का रिजल्ट जो आएगा उसका जो इम्पैक्ट आएगा वो 2 तरह से होगा। पहला, शॉर्ट टर्म में क्या रिजल्ट आएगा, यानी जिस दिन आपका रिजल्ट आ रहा है इलेक्शन का उस दिन मार्केट का बिहेवियर कैसा रहेगा, और आने वाले 5 सालों में कैसा रहेगा। दोनों को समझ के ही तो हम एक बड़ा काम कर पाएंगे। तो आप ये समझो कि जब भी हमने देखा है इतिहास में, डेटा बताता है कि जब भी कोई भी गवर्नमेंट 5 साल के लिए अपना कार्यकाल पूरा करती है
तो उस पूरे 5 साल के कार्यकाल में इंडेक्स ने हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और जब भी मार्केट में कोलिजन गवर्नमेंट रही है तो मार्केट ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया जितना कि पूर्ण बहुमत की सरकार के राज्य में हुआ है, टाइम पर हुआ है, सॉरी, ठीक है। तो आपने देखा कि 2000, मैं छोटा सा एग्जांपल दे सकता हूं आपको कि मैं निफ्टी का एग्जांपल देकर समझाता हूं आपको। तो आप लॉन्ग टर्म का इफेक्ट सोचिए ना, तो लॉन्ग टर्म में आप देखिए कि 2014 में जो निफ्टी था, निफ्टी का जो स्तर था वो था 14 में, और 5 साल की जो स्थायी सरकार आई 2019 में, निफ्टी के स्तर को कहां पे ले गई? 12,000 पे, ठीक है। और फिर जब 2024 का इलेक्शन आया तो यही 12,000 का इंडेक्स कितना हो गया? 23,000। अब देखिए यहाँ पूर्ण बहुमत की सरकार थी, यहाँ भी पूर्ण बहुमत की सरकार थी। तो आप समझ पा रहे हैं लॉन्ग टर्म के इफेक्ट कैसे होते हैं। लॉन्ग टर्म में मार्केट अच्छा करेगा अगर पूर्ण बहुमत की सरकार होगी, है ना? बोलो आ रहा है समझ में? और शॉर्ट टर्म में उस दिन इंपैक्ट आ जाएगा जिस दिन रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट आता है तो जब बहुमत की सरकार बनेगी तो मार्केट ऊपर जाएगा, और अगर नहीं बनेगी तो मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बताओ कोई सवाल है तो।